क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग दो विषयों पर, विषय तो एक ही है लेकिन उसके दो पहलू हैं, उन दो पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। भारत की कंपनियां, आज प्रियंका वाड्रा ने एक सवाल उठाया बनारसी के एक कार्यक्रम में। हालांकि वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए और खूब सारा चंदन उन्होंने सर पे लगा रखा था। प्रियंका वाड्रा, मुझे समझ नहीं आया कि वो चर्च से मंदिर में कब पहुंच गई, लेकिन पहुंच गई तो ये भी अच्छा ही है कि भगवान की शरण में वो पहुंच रही हैं। लेकिन उन्होंने प्रश्न उठाया मोदी जी के ऊपर, और उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि टाटा को एयर इंडिया बेच दिया गया 18,000 करोड़ में। उन्होंने कहा कि 8,000 करोड़ रुपए का एक प्लेन खरीदा, दो प्लेन हो गए 16,000 करोड़ के, एक 16,000 करोड़ के दो प्लेन खरीदना और पूरी की पूरी एयर इंडिया 18,000 करोड़ में बेच देना। ये प्रश्न तो गंभीर है, देश के सामने विचार करने वाला भी है, और इस पर बहुत सारे देश के नौजवान जिनको उसकी जानकारी है नहीं है, वो उस पर प्रश्न करने वाले हैं। मैं जो एक ही विषय के दो पहलुओं की बात कर रहा था, वो ये था कि भारत की दो बड़ी कंपनियों ने दो बड़े एक्विजिशन किए। एक तो रिलायंस, कहा जाता है कि मोदी जी के, प्रियंका वाड्रा ने ये भी कहा कि मोदी जी के व्यापारी मित्र। अब मोदी जी के व्यापारी तो देश में सभी के मित्र होने चाहिए, क्योंकि व्यापार नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर केवल 24 से 25% देता है, और अब 75% सर्विस सेक्टर और अदर सेक्टर भारत में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब वो व्यापारी ही चलाते हैं, या तो देसी व्यापारी चलाए या फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और विदेशी व्यापारी चलाए। विदेशी व्यापारी चलाता है तो यहाँ से कमाता है और विदेश में ले जाता है। देशी व्यापारी चलाता है तो वो एसेट कम से कम देश का बना रहता है। और हम सब जानते हैं कि सरकार का सारा एसेट जो देश का रहता है वो सरकार का रहता है, लोग केवल उसके मैनेजमेंट के लिए होते हैं। आपको याद होगा जब चाइना को कम्युनिस्टों ने कब्जा किया था तो चाइनीज एयरलाइंस का एक मामला फंसा था, और चाइना एयरवेज का मामला यूएस में फंस गया था। किसी व्यक्ति की वो कंपनी थी, यानी कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी वो एयरलाइंस थी, और यूएस में उसके प्लेन्स खड़े थे। यूएस ने वो प्लेन्स देने से मना कर दिया था, जबकि कम्युनिस्टों ने उस पर क्लेम कर दिया था। और कम्युनिस्टों ने जब क्लेम किया और ये कहा कि ये हमारे देश के किसी नागरिक के, हमारे देश की किसी कंपनी के प्लेन है, इसलिए इनको हैंडओवर हमको करना चाहिए, यूएस गवर्नमेंट ने उस समय हैंडओवर करने से मना कर दिया था। और ये कहा था हमने चूंकि कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, हमने नेशनलिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज किया है, इसलिए हम ये प्लेन्स केवल और केवल, ये एयरलाइन पूरी की पूरी, उसका जो भी एसेट यूएस में है वो सब कुछ नेशनलिस्ट चाइना को देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनियां भारत में जो रहती हैं, भारतीय कंपनियां हैं, जो व्यक्ति उसको चला रहा है, जिसका उसमें मैनेजमेंट है, जिसका उसमें इन्वेस्टमेंट है, वो कहने के लिए वो उसका ओनर है, लेकिन हकीकत में देश को जब जरूरत पड़ती है तो सारे एसेट्स देश के हैं। केवल वो एसेट देश में नहीं रह जाएंगे जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, और अगर तालिबान जैसी सरकार बैठ जाए तो वो भी सारा अपना कर लेगा। खैर, ये विषय दूसरा है। रिलायंस ने एक चाइनीज कंपनी को $771 मिलियन में परचेज कर लिया। इसको लगभग 6,000 करोड़ REC ग्रुप, हालांकि इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे में है, लेकिन ये ओन्ड बाय चाइना है। तो भारत की रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, जो कि रिलायंस की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, उसने REC सोलर होल्डिंग, यानी कि REC ग्रुप, जो कि चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी लिमिटेड की ओनरशिप में था, वो चाइना नेशनल ब्लू स्टार कंपनी लिमिटेड की ओनरशिप को खरीद लिया है लगभग 58,000 करोड़ या 6,000 करोड़ रुपए में। इस कंपनी के पास 1300 एम्प्लॉय ग्लोबली हैं। ये ग्लोबल कंपनी है और ये ग्रीन एनर्जी बनाती है। ग्रीन एनर्जी से मतलब होता है कि वो सोलर पैनल से एनर्जी बनाते हैं, वो विंड से एनर्जी बनाते हैं, वो हाइड्रो से
एनर्जी बनाते हैं, यानी कि पानी से एनर्जी बनाते हैं। ये कंपनी, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये पोल्यूशन फैलाने वाले कोयला से नहीं बनाती है, बनाती भी होगी तो बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन ये ग्रीन एनर्जी कंपनी कही जाती है। और इस कंपनी को रिलायंस ने खरीद लिया है। रिलायंस के जो ओनर हैं उन्होंने इस पर अपना एक स्टेटमेंट भी बाकायदा दिया है कि ग्रीन हाइड्रोजन इज जीरो कार्बन एनर्जी एंड वी आर परचेजिंग इट फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए हम इसको परचेज करके ला रहे हैं और ये एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनको पैदा करेगी, इसको खरीद लिया है। तो एक तो खुशखबरी की बात है कि हमारे देश की किसी कंपनी ने 10 गीगावाट की कंपनी, कैपेसिटी इसकी है 10 गीगावाट की, 10 गीगावाट की कंपनी खरीद ली है और अब भारत जो है वो संसार में बड़ी कंपनियों में आ जाएगा। अब 2030 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्लान है कि हम इस कंपनी और जो उनकी अपनी कंपनी है उनके माध्यम से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देंगे। और ये जैसा कि उन्होंने कहा कि ये ग्रीन एनर्जी है, तो एक तो खुशखबरी ये है। दूसरी बात खुशखबरी की भी है और प्रश्न भी उठाए गए हैं। प्रश्न यही कि प्रियंका वाड्रा ने ये कह दिया है कि 18,000 करोड़ की कंपनी खरीदी है आपने, जबकि आपके एक प्लेन की कीमत 7 से 8,000 रुपए है। तो फिर ये 18,000 करोड़, वो 7 से 8,000 करोड़ की कीमत है, और तो आपने ये 18,000 करोड़ रुपए की पूरी कंपनी बेच दी उनको, अपने दोस्तों को। किसको दोस्त बता रहे हैं? टाटा को दोस्त बता रहे हैं, जिन टाटा की दोस्ती के लिए इंदिरा गांधी ने 1978 में जमशेदजी वो जे.आर.डी. टाटा को चिट्ठी लिखकर कहा था, आई एम सॉरी, कि तुम्हारी कंपनी जो कि एयर इंडिया उनकी ओन्ड थी, वहाँ वो चेयरमैन थे, वो चेयरमैनशिप भारत सरकार ने उनको हटा दिया था। मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई ने उनको इस बात पर हटा दिया था कि एयर इंडिया का एक बोइंग क्रैश हो गया था, और एयर इंडिया का बोइंग क्रैश हुआ तो किसी न किसी को तो बलिदान देना ही था। जे.आर.डी. टाटा उस समय चेयरमैन थे तो उनको हटा दिया गया। हालांकि जे.आर.डी. टाटा का केवल 25%, जे.आर.डी. टाटा की केवल 25% इक्विटी उसमें थी, और भारत सरकार 1953 में ही उसका नेशनलाइजेशन कर चुकी थी। यानी कि नेहरू जी के रहते हुए टाटा एयरलाइन 1932 में जो बनी थी, टाटा एयरलाइन को 1953 में नेहरू जी ने एयर इंडिया, मतलब बाद में वो एयर इंडिया का नाम उसने शायद 46-47 में एयर इंडिया उसका नाम रखा गया, एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया था। नेहरू जी ने कोई नई कंपनी नहीं डाली थी, एयर इंडिया का इस्टेब्लिशन नहीं किया था, एयर इंडिया बनाई नहीं थी, एयर इंडिया का निर्माण नहीं किया था, उसमें कुछ किया नहीं था। क्या किया था? कानून बनाकर उसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, और उड़ती हुई टाटा एयर जो बाद में एयर इंडिया बनी, उसको उन्होंने नेशनलाइज करके भारत सरकार में मिला लिया था, और 25% इक्विटी जे.आर.डी. टाटा की रही थी, लेकिन जे.आर.डी. टाटा को उसका चेयरमैन बनने देना रहने दिया गया था, जो 1978 में उनको चेयरमैनशिप से हटाया गया। अब सवाल इसमें जो गंभीरता है वो ये है कि 18,000 करोड़ क्या है मामला, ये 18,000 करोड़। अच्छा, इस 18,000, अभी तो और भी प्रश्न खड़े होंगे, और वो प्रश्न ये खड़े होंगे कि 18,000 करोड़ रुपए में से केवल 2700 करोड़ रुपया नगद दिया गया है, 15,300 करोड़ रुपया उधार रखा गया है। हालांकि ये कहना है टाटा का और जो बेचने वाली कंपनी है उन दोनों का कि दिसंबर तक या दिसंबर एंड तक बाकी का ये 15,300 करोड़ रुपया भी वो भर देंगे। टाटा की अपनी जो कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, उसको AISATS कहते हैं, एयर इंडिया। अब इनकी इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया ये दोनों शामिल हैं, और इनकी अब हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है मामला ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये जो जब कंपनियां घाटे में जा रही होती हैं, कंपनियों में पैसा डालना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमारे पास एक भारत सरकार का बना हुआ है, जो इन कंपनियों को देखता है और उनको मोनेटाइज करता है। अब हमारे पास एक और टाटा की ये जो एयर इंडिया है, इसको समझने का प्रयास हमको करना चाहिए। एयर इंडिया
केवल एयर इंडिया नहीं है, एयर इंडिया के पास जो इन्होंने 18,000 करोड़ की बात कही है, इसमें 4 सब्सिडरी कंपनी अलग हैं जो अभी सेल नहीं हुई हैं। मैं फिर से कहता हूं, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इसको टाटा ने खरीदा है। और मैं प्लेन की भी बात करूंगा कि उसके पास एसेट कितने हैं, आखिर उन्होंने खरीदा क्या, क्या प्लेन भी खरीदे हैं, क्या एसेट जो उनकी जो वहां पर ऑफिस हैं, उनके प्लेस हैं, उनके बिल्डिंग्स हैं, उनकी लैंड है, वो सब खरीदी है क्या? तो 4 सब्सिडरी कंपनियां हैं। पहली कंपनी है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, दूसरी कंपनी है एयरलाइंस एलाइड सर्विसेज लिमिटेड, तीसरी कंपनी है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, चौथी कंपनी है होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये चारों कंपनियां मिलकर जो जो होल्डिंग रखती है एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, AIAHL, एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड एक कंपनी है जो इन सब की होल्डिंग रखती है। अब एयर इंडिया की बात समझिए। एयर इंडिया पर आज की तारीख में 31 अगस्त तक जब ये बात शुरू हुई थी, 61,562 करोड़ रुपए का डेट था, कर्जा था। क्या बात वो नहीं है कि कितने की बेची, बात यह है कि एयर इंडिया पर 61,562 करोड़, यानी कि हम 62,000 करोड़ रुपए का लगभग कर्जा इन पर था। टाटा सन्स ने, उसकी कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड है, उसने 18,000 करोड़ रुपए का जो पेमेंट है वो किया है, और एक एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया 2 खरीदी हैं, बाकी ये 4 सब्सिडी नहीं खरीदी हैं। इनमें भी जो एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लैंड और बिल्डिंग है, वो टाटा को नहीं गई हैं। वो जो जितनी लैंड और बिल्डिंग है वो सब ट्रांसफर हो गई हैं AIAHL को, यानी कि एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को। और एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड ही एयर इंडिया का जो 62,000 करोड़ का कर्जा है उसमें से 18,000 करोड़ रुपया भरने वाली है टाटा सन्स, और बाकी का जो पैसा बचेगा यानी कि लगभग 44,000 या 45,000 करोड़ रुपया वो AIAHL को ही ट्रांसफर होने वाला है। एक बात तो ये क्लियर होती है। तो दूसरी बात एक इसमें खास है कि लगभग 7,000 करोड़ रुपया साल में, मैं फिर से कहता हूं 7,200 करोड़, यानी कि 7,200 करोड़ रुपया लगभग कंपनी को घाटा जाता है। एयर इंडिया को भारत सरकार को जेब से देना पड़ता है 20 करोड़ रुपया रोज, यानी कि 600 करोड़ रुपया महीने में, या 7,200 करोड़ रुपया भारत सरकार इसको साल में देती है। मैं अगर एक आंकड़ा बताऊं तो 2009-10 में, जिस समय मनमोहन से, ये प्रियंका वाड्रा जो कह रही हैं, प्रियंका वाड्रा के ही ये पार्टी, उनकी माँ सोनिया माइनो चला रही थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय 1,10,000 करोड़ रुपया सरकारी फंड से निकालकर एयर इंडिया में डाला गया था। क्या 1,10,000 करोड़ रुपया निकालकर एयर इंडिया में डाला गया था, और एयर इंडिया घाटे में चल रही थी। और उस समय मनमोहन सिंह भी एयर इंडिया बेचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं बेच पाए क्योंकि एयर इंडिया के पास अपना कोई एसेट था ही नहीं, बल्कि घाटे में था। जो भी एयर इंडिया को खरीदता उसको एयर इंडिया का घाटा भी, जो पैसे देता खरीदने के, लेकिन उसके साथ घाटा भी जुड़ा हुआ है, वो घाटा भी देता। और एयर इंडिया के पास जो एसेट लगभग 15,000 करोड़ रुपए के हैं, वो 15,000 करोड़ के एसेट भी अभी जो नई डील हुई है वो भारत सरकार ने अपने पास रखा है। 18,000 करोड़ रुपए फिर दिए किस बात के हैं, ये भी सवाल पैदा होता है। 18,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने जो लिए हैं वो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो ब्रांड है उस ब्रांड के पैसे दिए हैं, यानी कि टाटा सन्स उस ब्रांड को चलाएगा, और उस ब्रांड में 8 लोगों हैं जो उनके पास रजिस्टर्ड हैं, जिनकी अपनी इक्विटी है। और एयर इंडिया और दूसरा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये नाम है इनके वर्ल्ड वाइड, इनका अपना एक नेटवर्क है, और वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में लगभग साल में 13,500 करोड़ रुपए एयर इंडिया सैलरी देती है अपने एम्प्लॉयज को। तो 13,500 करोड़ रुपए की सैलरी भी टाटा अब देगा। 20 करोड़ रुपया रोज का जो घाटा है वो टाटा समझेगा।
18,000 करोड़ रुपया सिर्फ ब्रांड वैल्यू खरीदे, ब्रांड का नाम खरीदने का दिया है। 4 सब्सिडरी कंपनियां जो उसकी एयर इंडिया की हैं वो सरकार ने अपने पास रखी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ब्रांड क्यों, ब्रांड ही क्यों दिया, बाकी क्यों नहीं दिया? क्या उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है क्या, या उनके पास प्लेन नहीं है क्या? भाई प्लेन तो एयर इंडिया के नाम से उड़ते ही हैं। तो जो प्रियंका वाड्रा का इशू है वो ये है कि प्लेन तो भैया आपके पास, आपने 2 प्लेन खरीदे 16,000 करोड़ रुपए में, और आप अभी उनको 18,000 करोड़ रुपए में पूरी कंपनी बेचे दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि भारत में 81% एयरक्राफ्ट लीज पर है पूरे भारत में। सबसे बड़ी कंपनी अगर हम भारत में बात करें तो वो इंडिगो है, दूसरे नंबर पर स्पाइस जेट थी, तीसरे नंबर पर जेट एयर थी, चौथे नंबर पर एयर इंडिया थी, और इसके बाद छोटी छोटी और कंपनियां। हाँ, टाटा की 2 पहले से कंपनियां हैं, एयर एशिया टाटा के पास है और टाटा के पास विस्तारा एयरलाइंस है। ये दोनों जो हैं एयरलाइंस ऑलरेडी टाटा इनको चला रहा था। एयर इंडिया को खरीदने के बाद, जब एयर इंडिया को खरीद लेगा तो एयर इंडिया के पास लगभग 100 एयरक्राफ्ट लीज पर हैं। आपको बता दूं कि संसार की बड़ी बोइंग बनाने वाली या बड़ी कंपनियां जो एयरक्राफ्ट बनाती हैं वो अपने एयरक्राफ्ट इन्वेस्टमेंट लोग अपनी जनता से लेती हैं, कंपनियों में लेती हैं, और वो अपने एयरक्राफ्ट देशों में जो कंपनियां हैं उनको लीज पर देती हैं। तो हमारे यहाँ भारत में जो टोटल एयरलाइंस चलती है, लगभग 1,000 एयरक्राफ्ट भारत में चलते हैं। उन 1,000 एयरक्राफ्टों में से लगभग 850 एयरक्राफ्ट लीज पर हैं भारत में। अपनी कंपनियों के पास, ना इंडिगो के पास अपना है, ना एयरलाइंस के एयर इंडिया के पास अपना है, ना स्पाइस जेट के पास, ना एयर एशिया के पास, ना विस्तारा के पास, इनका अपना किसी के पास नहीं। जेट एयरवेज के पास अपने कुछ हैं, एयर इंडिया के पास हो सकता है 1-2 हों, लेकिन एयर इंडिया के पास लगभग 100 एयरक्राफ्ट, 1,000 का उनका ट्रेंड पायलट और जो क्रूज है उसका स्टाफ और बाकी का स्टाफ। तो आप समझिए जो 1,000 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के पास हैं वो लीज पर हैं, यानी कि किराए पर हैं, और उसका किराया भी न चलने के बावजूद उसका किराया भी भारत सरकार को देना पड़ता था। अब टाटा उसको पूरा करेगा, उसका किराया जो लीज पर एयरक्राफ्ट हैं उनको पूरा करेगा, और जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये शर्त रखी गई कि 1 साल तक तो टाटा उनको कंटिन्यू रखेगा, जो एयर इंडिया के एम्प्लॉयज हैं। 1 साल बाद उनको वीआरएस देना शुरू करेगा, उनमें छटनी उटनी जो भी उन्होंने करनी है वो करनी शुरू करेंगे। इन एम्प्लॉयज को लगभग 13,500 करोड़ रुपया साल में सैलरी जाती है। तो 1 साल तक टाटा उनसे अपना काम करवाकर ये तय करेगा कि इनमें कितने लोग काम के हैं और कितने काम के नहीं हैं। तो मुझे लगा कि प्रियंका वाड्रा को शायद ये एयरलाइन के बारे में मालूम नहीं है, या उनकी जो दादी हैं उनकी दादी का उन्होंने हवाला नहीं दिया। उनकी दादी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी देश के खिलाफ ही, मान लीजिए, जिस समय टाटा को चेयरमैनशिप से हटाया गया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पिता के नाना, उन्होंने इस पूरी टाटा एयरलाइंस को पूरा हड़प लिया था सरकार के नाम से 1953 में, और इसका नाम 1946 से पहले टाटा एयरलाइंस ही था। 1946 में इसको एयर इंडिया बनाया गया, और 1948 में इसको एयर इंडिया इंटरनेशनल बनाया गया। जब ये इंटरनेशनली चल गई तो 1953 में नेहरू जी ने उसको नेशनलाइज कर दिया और कब्जा कर लिया। जो भी शायद 2.8 करोड़ रुपया उस समय दिया गया था शेयर्स को परचेज करने में, और टाटा को केवल रखा गया, जेआरडी टाटा को रखा गया था कि आप उसमें चेयरमैन बने रहिए। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो 18,000 करोड़ रुपए लिया है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू स्पाइस जेट ने भी लगाई थी, और स्पाइस जेट ने कितनी वैल्यू लगाई थी टोटल? स्पाइस जेट ने इसकी टोटल वैल्यू 2600 करोड़ रुपए लगाई, 2300 करोड़ रुपए लगाई थी, 2300 या 2400 2500।
2300, 2400, 2500 करोड़ रुपया देकर वो इसको खरीदना चाहता था, केवल ब्रांड। बाकी वो ये कहते थे कि इसमें इतना कर्जा है, वो कर्जा भरते ही भरते हमारी वो निकल जाएगी और बाकी एसेट है नहीं। भारत सरकार ने अभी एसेट भी सारे अपने पास रखे हैं। 4 होल्डिंग कंपनी जिनके पास प्रॉपर्टियां हैं वो अपने पास रखी हुई हैं, नॉन कोर प्रॉपर्टियां अपने पास रखी हुई हैं, और जो इसकी लैंड और बिल्डिंगें हैं वो अपने पास 15,000 करोड़ रुपए की रखी हुई हैं। 18,000 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ इस बात का दिया है कि आप हमारा ब्रांड वैल्यू ले लीजिए। और टाटा ने 18,000 क्यों खर्च किया? क्योंकि वो भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हुए हैं। उनके पिता रतन टाटा के पिता के द्वारा कंपनी बनाई गई थी और उनके द्वारा वो चलाई गई थी। भारत सरकार ने उसको ले लिया था और उस समय भारत की ये सबसे बड़ी एयरलाइंस हुआ करती थी। नेहरू जी ने उसको लेने के बाद धीरे धीरे उसको बर्बाद कर दिया और बर्बाद करने के बाद एयर इंडिया का वो हाशर हो गया कि आज एयर इंडिया 62,000 करोड़ रुपए घाटे में है, जबकि 2009-10 में 1,10,000 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह ने इसमें डाला था। तो क्या 20 करोड़ रुपया रोज जनता की गाड़ी कमाई इस एयरलाइंस को चलाने में भारत सरकार को देनी चाहिए थी, या भारत सरकार ने 18,000 करोड़ रुपया भी लेकर विन विन सिचुएशन में ही इसको किया है और 7,000 करोड़ रुपए का जो साल में सरकार को घाटा होता था उस घाटे से भी बचाया और कंपनी देसी की देसी बनी रही। कंपनी बेचते समय, इसकी ब्रांड बेचते समय, इसका लोगो बेचते समय, इसकी ब्रांड इक्विटी बेचते समय ये शर्त रखी गई है कि कम से कम 5 वर्ष तक इसको टाटा किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा। और ये भी कहा गया है किसी विदेशी कंपनी को तो ये एयर इंडिया का ब्रांड बिल्कुल नहीं जाएगा। एयर इंडिया का ब्रांड इंडियन ही रहेगा, भारत की कंपनी ही उसको देखेगी और भारत की कंपनी ही उसको बनाएगी। मुझे लगता है कि एक विन विन सिचुएशन है जो प्रियंका वाड्रा शायद किस स्तर तक पढ़ी लिखी हैं, क्या कितना जानती हैं, कितना एयरलाइन के बारे में जानती हैं, उन्होंने आरोप लगाना आसान है लेकिन उसके अंदर घुसना थोड़ा मुश्किल है। आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।